नमस्कार। मैं आचार्य अनुपम जोली अपने चैनल रहस्य धारा के अंदर आज आने वाले सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून को पड़ रहा है, अपने आप में बड़ा सूर्य ग्रहण है जो भारत में दिखेगा और विश्व के बहुत सारे एरियाज में दिखेगा। इसका आपकी राशियों पर प्रभाव क्या है, सूर्य ग्रहण होता कैसे है, सूर्य ग्रहण के जीवन में हमारे पे पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ क्या इसके पीछे की मेथोलॉजी है, क्यों हमें ये परेशान करता है और क्यों हमें खुशियां देता है, हर पहलू पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहली बात तो यह है कि इस सूर्य ग्रहण को कहते क्या है। सूर्य ग्रहण के कई सारे नाम हैं। एक है खंडग्रास, जिसमें सूर्य आधा रह जाता है और आधा दिख रहा होता है। एक होता है कंकण या खग्रास सूर्य ग्रहण। तो जो हमारा 21 जून को पड़ रहा है वो कंकण और खग्रास सूर्य ग्रहण के अंतर्गत श्रेणी में आता है, जिसमें सूर्य लगभग आपका 90% से अबव हिस्सा उसका बहुत सारे एरियाज में ढका हुआ पाया जाएगा। अब ये ढका हुआ पाया जाना होता क्या है, पहले हम सूर्य ग्रहण को समझेंगे, फिर 21 जून के सूर्य ग्रहण की क्या विशेषता है वो समझेंगे, और फिर आपकी राशि में पड़ने वाले प्रभाव, इन सबको समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना क्या है, हमारी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए, और ये सूर्य मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला चंद्रमा मान लीजिए। तो पृथ्वी की पहली गति तो होती है जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरी गति होती है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे ऋतुएं बनती हैं जो करीब 1 साल में पूरी होती है। तो ज्योतिष में सरलता की दृष्टि से हम मानते हैं कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो सिर्फ ये घटना एक ही है, पर उसको देखने का व्यू अलग है। जैसे कि हमें सबको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, पर हमें दिखता क्या है, सूर्य उगता है पूर्व से और पश्चिम की तरफ जा रहा होता है। तो जो दिखता है वो सत्य है। तो हमें निरंतर यही दिखता है कि सूर्य चल रहा है, दोपहर के वक्त सिर के ऊपर आ गया, शाम के वक्त पश्चिम में आ गया। तो क्योंकि जो दिख रहा है वो सत्य है और हकीकत में पृथ्वी घूम रही है, तो दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, पर रिजल्ट एक ही होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य सिर के ऊपर ही होगा और शाम को सूर्य पश्चिम में होगा ही होगा। तो हम दोनों घटनाओं में से कुछ भी मान लें, पर रिजल्ट सेम होंगे। तो ऐसे ही हम सूर्य की प्रत्येक राशि में भ्रमण देखते हैं। तो जब सूर्य प्रत्येक राशि में भ्रमण करता है, सूर्य का एक पाथ है, ऐसे चंद्रमा का भी एक पाथ है, और ये सब पृथ्वी के को सेंटर में रखकर माना जा रहा है। मतलब क्योंकि हम पृथ्वीवासी है, हमारे पे इनके रिजल्ट्स देखने हैं, तो पृथ्वी को हमने अपना एक सेंट्रल मान लिया, और उसके बाद हमने देखा कि इन ग्रहों की गतियां कैसे होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो नॉर्थ नोड को हम राहु कहते हैं और साउथ नोड को हम केतु कहते हैं। ये राहु केतु कोई भी फिजिकल एग्जिस्टिंग प्लेनेट नहीं है, ये आसमान में ब्रह्मांड में 2 पॉइंट्स हैं मात्र। और इन पॉइंट्स के में जब सूर्य चंद्रमा आ जाते हैं एक ही धुरी पे, तो ग्रहण पड़ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, जब इसी धुरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, और कुछ क्षण के लिए पृथ्वी पर सूर्य नहीं दिखता, बस वही क्षण ग्रहण है। तो ये खगोलीय घटना भी हो गई, और इसमें जो काल्पनिक ग्रह हैं राहु केतु, उनका भी पूरा रोल है। परंतु राहु केतु को हम काल्पनिक क्यों कहें, जबकि उसका पूरा हमारे जीवन में प्रभाव है, बल्कि 9 ग्रहों की तरह कंप्लीट प्रभाव है। और ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से हम आए दिन हमारे जीवन में समस्याएं और खुशियां दोनों आती हैं। जिनको राहु केतु फल जाते हैं वो जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, आम आदमी से बहुत ऊपर चले जाते हैं। और जिनके जीवन में कष्टकारी होता है, उनके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं और उसका हल भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, चलो इस पे चर्चा करें, फिर तुरंत इस सूर्य ग्रहण पर आ जाएंगे। देखिए, पृथ्वी का मतलब एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, चंद्रमा का एक एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही सूर्य का चाहे आग के गोले के रूप में एक एग्जिस्टेंस है। तो हमारे जीवन में अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, और वो चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो या आपकी गली का गुंडा हो, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मतलब जो आपका जिससे झगड़ा है उसका कोई एग्जिस्टेंस है, आपको पता है कि उसकी ताकत क्या है, परंतु आप उससे कैसे लड़ेंगे जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जैसे कि राहु केतु। तो राहु केतु को नॉर्मली तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोक टोक, भूत प्रेत,
इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। बीमारी भी ऐसी होती है जो डायग्नोज में नहीं आ रही होती है। तो कुल मिला के जो नॉन एग्जिस्टिंग चीजें हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते पर उनका अस्तित्व होता है और हमारे पे वो असर कर रही होती हैं, वो सब राहु केतु के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इन ग्रहणों का बहुत महत्व है। ये ग्रहण हमारी पृथ्वी पे बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि अभी कोरोना से हम सब लोग जूझ रहे हैं, तो जो पिछला ग्रहण आया था जो दिसंबर में हुआ था, उसके वहां से इस कोरोना की शुरुआत होने लग गई थी और फरवरी में आते आते कोरोना बढ़ने लग गया और मार्च के बाद तो हम सब भारतवासियों ने भी देखा, इसको भुगता भी है और अभी तक भुगत रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये ग्रहण क्योंकि नॉर्मल घटना नहीं है, इसमें जो प्रकृति से सूर्य की जो रश्मियां आ रही हैं उसको वो रुक रही हैं। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की रश्मियां रुक जाती हैं। तो हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में या पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ना कोई वेद ऐसा आता है जिसकी वजह से उसका नेचुरल प्रकाश जो हमारे तक आना होता है वो रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो हमें कहीं ना कोई कष्ट जरूर देता है। जिस राशि में होता है उस राशि के हिसाब से और उस राशि के प्रभाव से जहां जहां जिन जिन राशियों में जो जो प्रभाव होता है वो सब हमें भुगतना होता है। तो बात करते हैं आने वाले 21 तारीख के सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण भारत के अंदर 9:55 सुबह 9:55 से लेकर 2:35 दोपहर के 2:35 के बीच में दृश्यमान होगा। कुछ जगह खंडग्रास होगा, कुछ जगह कंकण या खग्रास होगा। जहां इसका सूर्य का जो एरिया है वो 90% से अबव होगा। जहां 80% से नीचे होगा वहां हमें खंडग्रास दिखेगा, या 80% भी होगा तो हमें खंडग्रास दिखेगा, हमें आधा सूर्य दिखेगा, आधा सूर्य नहीं दिखेगा। बड़ी अद्भुत घटना होगी। इसे हम खुली आंखों से बिल्कुल देखने का प्रयास ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो खुली आंखों से इस ग्रहण को नहीं देखना, सबसे पहली बात मन में रख लें। दूसरी बात यह है कि सूतक शब्द आपने जरूर सुना होगा। ग्रहण का सूतक, उस सूतक के बाद हमारे जीवन के अंदर जो समय उस सूतक का होता है उसमें हमें बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। बालक को, वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को और गर्भवती महिला को, ये लोग भोजन कर सकते हैं। पर जो लोग स्वस्थ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो इस समय भोजन अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अच्छा चलिए पहले ये जान लें कि इसका सूतक कब लग रहा है। तो ग्रहण का सूतक एक दिन पहले शनिवार को 9:55 से शुरू हो जाएगा। तो एक दिन पहले इसका सूतक शुरू हो रहा है और ये आपके ग्रहण पर्यंत चलेगा। तो हमें अपने इस समय पे करना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि चलो ठीक है, मैंने कहा खाना मत खाइए। जो नहीं खा सकते, जो मतलब जो सक्षम है ना खाने के लिए वो जरूर ना खाएं। बाकी जिनकी स्थितियां, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है वो जरूर खाएं, मैं मना नहीं कर रहा। परंतु इसमें करना क्या है ये मुख्य बात है। तो वो करना है जप, तप और दान। इस समय की गई पूजाएं बहुत फलीभूत होती हैं, पहला बात। दूसरी बात यह है कि आधुनिक युग में, कल युग में शाबर मंत्रों का बहुत रोल है। ये शाबर मंत्र क्या होते हैं? आपने सुना होगा, जो नाथ संप्रदाय है, जो थोड़े से ओगड़ भी होते हैं और बहुत कर्मठ भी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने जीवन को साध कर जीते हैं। ऐसे लोग, शायद आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, आपने सुना होगा मच्छंदरनाथ। ये जो नाम सुने, करीब 27 नाथ मुख्य हुए हैं। इनसे जो भी संप्रदायों से नाथ संप्रदाय कहते हैं, इन लोगों के बीच में जन कल्याण को लेकर कुछ मंत्रों की रचना है जो कि कठिन संस्कृत नहीं है, जन बोलचाल की भाषा है और वो बहुत जल्दी सिद्ध भी होते हैं। और आपने देखा होगा गांवों में कभी कभार देखा होगा कि लोग झाड़े से ठीक हो रहे हैं, पीलिया का झाड़ा हो रहा है, आपके टाइफाइड का झाड़ा हो रहा है, दांत के दर्द का मंत्र से उपचार हो रहा है, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का भी उपचार हो रहा है। तो ये सारे उपचार आपके शाबर मंत्रों से होते हैं और शाबर मंत्र की सिद्धि इन ग्रहण काल में जरूर से होती है और बहुत जल्दी होती है। तो ग्रहण काल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन ग्रहण कालों में जप, तप और दान का बहुत महत्व है और साथ ही साथ इसमें स्नान का भी महत्व है। क्योंकि ये जो ग्रहण हो रहा है, इस ग्रहण का नाम है चूड़ामणि ग्रहण। ये चूड़ामणि ग्रहण, इसका नाम क्यों है पहले ये बता दें। रविवार के दिन पड़ने की वजह से इसका नाम ही चूड़ामणि ग्रहण है और इसलिए इसमें ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस रहते हैं। इन सब चीजों में आध्यात्मिक उन्नति में भी इसमें लाभ मिलते हैं। जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान में इस समय पूर्ण रूप से
अपनी कोशिश करें। जो लोग किसी मंत्र की सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं वो भी इस समय का उपयोग करें। तो इस चूड़ामणि ग्रहण का पूरा उपयोग करें, मतलब जो जिसे हम नेगेटिव कहते हैं उसको भी हम पॉजिटिव रूप में लेकर अपना फायदा उठाएं। चलिए अब जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। तो ये ग्रहण राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के उत्तरी भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में पूरा कंकण या खग्रास रूप में दिखेगा। बाकी दक्षिण भारत एरिया में खंडग्रास के रूप में दिखेगा। और मतलब भारत के अलावा बहुत सारे मतलब देशों में भी ये ग्रहण मतलब दृष्टिगोचर होगा। और जहां तक विश्व का सवाल है तो 9:16 से लेकर दोपहर के 3:04 तक ये ग्रहण का काल है। भारत में इसका समय 9:55 से लेकर 2:35 के बीच में दिखने का समय होगा। हमें देखना नहीं है, पर इस समय पे उसका पूर्ण मतलब रूप होगा ग्रहण का। चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि हमारी राशि पे इसका क्या असर है। हर व्यक्ति यही जानना चाहेगा। इस वीडियो को भी शायद इसी वजह से देखना चाहेगा कि हमारी राशि पे इस ग्रहण का क्या असर हो रहा है। तो ग्रहण का असर, क्योंकि ग्रहण एक निश्चित राशि में हो रहा है तो हमारी राशि से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। चलिए जान लेते हैं किस राशि में क्या रिजल्ट है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ये ग्रहण बुरा नहीं है, उनको आर्थिक उन्नति या आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए खर्चों में वृद्धि देगा, व्ययकारी ये ग्रहण होगा। और अगर मिथुन राशि की बात करें तो स्वास्थ्य संभाल कर चले, शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन की हानि हो सकती है। कोई भी बड़ा निवेश या किसी प्रकार के आर्थिक कोई भी निर्णय लेना हो तो संभल कर ले। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण उन्नतिदायक व लाभदायक है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सुख समृद्धि का कारक है ये ग्रहण। तुला राशि वाले लोगों के लिए गुप्त चिंताएं, टेंशन्स दे सकता है ये ग्रहण। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दुर्घटनाओं से बचें, दुर्घटना का भय बना रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रूप में थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। उनके स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी हो सकता है, आपके रिश्तों के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तो जब आपको पता चल गया है तो संभल कर रहें, किसी प्रकार के वाद विवाद को ना बढ़ाएं। और ऐसे ही मकर राशि वाले लोगों के लिए ये ग्रहण शुभ है, अशुभ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कार्य सिद्धि वाला ये ग्रहण होगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चिंता और पीड़ाजनक है, तो संभल कर रहें। और जो अंतिम राशि मीन राशि है उनको भी रोग का भय है, तो रोग के लिहाज से उनको भी संभल कर रहना होगा। तो ये तो हो गया आपका राशिफल ग्रहण, इस ग्रहण का जो 21 तारीख को पड़ रहा है। चलिए ग्रहण से रिलेटेड कुछ और बातें भी जाने। जैसे मैंने कहा कि ये ग्रहण पड़ता कब है, थोड़ा सा साइंटिफिक बातें करें और ज्योतिषीय बात भी करें। देखिए ये पक्की बात है कि जब भी ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा जरूर होगी। सूर्य ग्रहण अमावस्या में पड़ेगा, ये निश्चित मान लीजिए। और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा में पड़ेगा। तो आगामी जो 21 तारीख को है उस दिन अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। और जब जब जीवन काल में आपके चंद्र ग्रहण आया होगा उस दिन पूर्णिमा निश्चित रूप से रही होगी। दूसरी बात, राहु केतु के ये एक्सेस होते हैं, जिसमें जब पूर्णिमा और अमावस्या राहु केतु, मतलब कुंडली में कैसे जानेंगे, जब कुंडली के अंदर राहु केतु के साथ किसी भी प्रकार से सूर्य चंद्रमा दोनों जुड़े हो तो समझना वो ग्रहण की कुंडली है। जब सूर्य चंद्रमा साथ होंगे तो वो अमावस्या होगी, और राहु या केतु उसके साथ होगा तो उस समय आपका सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, मतलब राहु केतु में से एक के साथ सूर्य होगा, एक के साथ चंद्रमा होगा, मतलब पूर्णिमा का दिन होगा, सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री पे होंगे तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो आप कुंडली में देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ग्रहण कुंडली की है या नहीं है। राहु केतु के बारे में बड़ी रोचक कहानियां है, चलिए थोड़ा सा बताते हैं और उससे आपको ग्रहण को और अच्छे से समझने को मिलेगा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो ये समुद्र मंथन असुरों और देवताओं का कंबाइंड एफर्ट था। तो कंबाइंड एफर्ट क्यों कर रहे थे, दोनों तो लड़ते रहते हैं। तो इस एफर्ट्स में क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं थी, तो दोनों में एक ऐसी ट्रीटी हुई या ऐसा कुछ नियम बांधे गए कि हम ये एफर्ट्स तो कर रहे हैं पर इससे जो भी प्राप्त होगा इन ग्रहणों से, वो ग्रहणों से नहीं, समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। चलिए शुरू हुआ तो सबसे पहले जहर निकला।
ये कोई भी बांटने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको अमृत चाहिए था। तो हुआ ये कि जहर दोनों पक्षों ने लेने से मना कर दिया, उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद रत्न आए, बहुत सारी चीजें आई, जड़ी बूटियां, खुद आपके धन्वंतरी प्रकट हुए। इस तरीके से अनगिनत चीजें आती गई, आपस में बढ़ती चली गई। सबका ध्येय था लास्ट में अमृत को लेकर। जब अमृत बंटने लगा तो एक असुर था जिसके मन में शंका आ गई, कहीं ये अमृत सिर्फ देवता ना ले जाएं, तो वो एक देवता का रूप धर के बीच में खड़ा हो गया देवताओं में, और उसने अमृत का पान कर लिया। और जब अमृत का पान कर लिया तो उसके अगल बगल में सूर्य और चंद्रमा थे, जिन्होंने उसकी शिकायत लगा दी। और जब उसकी शिकायत लगा दी विष्णु जी से, क्योंकि उसने सारे नियमों को तोड़ा था, नियमों से सब कुछ चल रहा था और अच्छे से चल रहा था, तो उसका दंड उसे भुगतना पड़ा। विष्णु जी के चक्र से उसकी गर्दन कट गई। चूंकि वो अमृत ले चुका था तो वो अमर हो चुका था, तो पर उसके दो हिस्से हो गए। ऊपर वाला जो सिर, गले से ऊपर का हिस्सा था, वो राहु कहलाया, और जो सिर के नीचे का हिस्सा था वो केतु कहलाया। क्योंकि राहु केतु की शिकायत लगाई थी सूर्य और चंद्रमा ने, तो उसका बदला तो उन्हें निकालना था। तो सूर्य चंद्रमा के पीछे वो भागे अपना बदला लेने के लिए। हालांकि वो शिव जी की शरण में गए, और फिर भी उन्होंने अपना समय समय पे वो बदला ग्रहण के रूप में लेते रहते हैं। कभी वो सूर्य को डस लेते हैं, कभी वो चंद्रमा को डस लेते हैं। और हमारे पृथ्वीवासियों को सूर्य चंद्रमा की रश्मियों से कहीं ना कहीं उसकी कृपा से हम लोग वंचित रह जाते हैं इन राहु केतु की वजह से। तो ये राहु केतु समय समय पे अपना बदला सूर्य चंद्रमा से निकालते। ये है आपका पौराणिक कहानी, जो कि असली खगोलीय घटना को बहुत आसान बना देती है। और जब राहु चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा को डसते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं हमारे जीवन में। अब इसको दूसरी भाषाओं में ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे जब वी मेट फिल्म के अंदर एक ड्रैगन होता है और सूर्य को डस जाता है, तो ऐसी चाइना में भी बहुत सारी किंवदंतियां, कहानियां और इस तरह की हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन अगर अपने सूर्य को या चंद्रमा को अपने मुंह में ले रहा है या अपनी पूंछ से उसको छुपा रहा है, तो ये ग्रहण की ही घटना का एक प्रदर्शन है, जो हमारी लोक कलाओं में या कह लें कि लोक गाथाओं के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और हम लोग उस लोक कथाओं में उसको सुनते हैं। तो ये राहु केतु बड़े ही ऐसे प्लेनेट हैं जिनका असर हमारे पे अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसे सूर्य की प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणें जो हमें वायरस से मुक्त करती हैं या हमें जीवाणुओं से मुक्त करती हैं, उसको कुछ समय के लिए वो ढक लेता है, तो हमारी पृथ्वी पे अलग अलग राशि पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो संसार में जितनी भी महामारी या सुनामी या भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं, वो इन ग्रहणों का उनके पीछे कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। और अलग अलग जगहों पे कैसे होता है, हम कहते हैं कि सब वहीं क्यों भूकंप आया, यहाँ क्यों नहीं आया। तो पूरी पृथ्वी को अलग अलग राशि चक्र में बांटा गया है। तो जिस राशि पे प्रभाव होता है, तो संसार के उन एरियाज पे उसका प्रभाव होता है, कुंभप्रस्थ कहते हैं उसे। हालांकि प्राचीन ग्रंथों को आज के हिसाब से जोड़ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। हमें नहीं पता कि वो राशियां जो वर्णन किया गया है कुंभप्रस्थ का, आज के जमाने में वो पृथ्वी के कौन से एरियाज हैं। परंतु थोड़े से अनुसंधान से बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, और वो आगामी बता देते हैं कब किस जगह पे इसका असर होगा। तो इस ग्रहण का असर भारत में भी होगा। तो भारत में किस प्रकार से होगा? 2 प्रकार से होगा, जिसकी मैं अभी पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं। मौसम के रूप में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के रूप में खेती को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है इस ग्रहण का प्रभाव। दूसरा, हमारे पड़ोसी मुल्कों से युद्ध का भय या युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। तो हमें बहुत संभल के रहना होगा इस ग्रहण के रूप में। क्योंकि भारत की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की है, और वृषभ लग्न की है तो इसलिए मिथुन राशि और जो धनु राशि है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना, और जिसे कहते हैं कि मिथुन राशि जो उसके कुटुंब राशि है, मतलब भारत देश के अंदर ही कुछ अलगाव की स्थिति पैदा हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो इस समय इस ग्रहण की वजह से भारत सरकार को भी बहुत चौकन्ना रहना होगा,
इन सब घटनाओं से बचने के लिए। बाकी आप सबको मैं अपनी तरफ से प्रेयर करता हूं भगवान से, मैं और मेरे भारतवासी सुखी रहें। धन्यवाद।